ठीक है, तो क्वेश्चन सब सुनो। देखो पहला वाला क्वेश्चन क्या पूछा था ना, वो स्टार्टिंग को समझो। पहला वाला क्वेश्चन ठीक है, देखो निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब समझ में आता है, जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसी को बोल देंगे परिमेय संख्या। इसमें से कौन परिमेय संख्या है वो बताओ। तो रूट 23 तो होगा नहीं, इसका रूट नहीं निकलेगा, पाई तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे वाला को देखो ना, 0 1 001 फिर 000 ऐसे 1 2 0 के 1 फिर 2 2 0 के 1 फिर 3 2 0 के 1 जब आएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 225 का रूट कितना होता है बोलो तो 15 होता है, ठीक है। तो क्या यही वाला हो जाएगा, कौन सा परिमेय संख्या है, तो बोलेंगे रूट में 225। अब उसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच में स्थित है, ये बताओ। बीच में जब संख्या बोलेगा तो कैसे करके निकालते हैं, बीच का संख्या निकालने के लिए जब भी बोलेगा ना तो पहला वाला संख्या को क्या बोलते हैं, ए, ठीक है। दूसरा वाला संख्या को क्या बोल लेंगे, बी। तो ए का वैल्यू यहाँ पे कौन है 3, बी का वैल्यू कितना है 4। बीच का संख्या बोलेगा तो क्या होता है a प्लस बी बाई 2, बस इतना बोलते हैं। बीच का संख्या कैसे निकालते हैं, a प्लस बी बाई 2। ए के जगह पे कितना हो गया 3, बी के जगह पे कितना हो गया 4 बटा में हो गया 2, 3 और 4 कितना हो गया 7 बटा में 2। तो कौन सा होगा, क्या बोलेंगे 7 बटा 2। समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे वाला देखो ना, यहाँ पे बोल रहे हैं कि रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 2 ये किसके बराबर होगा, ये बता दो। इसको देखने से क्या लग रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला जैसे लग रहा है क्या, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। फॉर्मूला किसके बराबर होता है बोलो तो, a मिलकर a स्क्वायर प्लस माइनस में माइनस बी भी मिलके बी स्क्वायर होता है ना। ए के जगह पे कौन है, बस ये देखना, ए के जगह पे कौन है रूट 5, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस बी के जगह पे कौन है वो देखो तो रूट 2 है, तो क्या बोलेंगे रूट 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे ये स्क्वायर ये रूट कटा, ये स्क्वायर ये रूट कटा, क्या बचा 5 माइनस 2, 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3। कौन सा सही आंसर है 3। कोई दिक्कत है। अब आगे वाला सुनो ना, बोल रहे कि 32 का पावर 2/5 ये किसके बराबर होगा ये बता दो। 32 का पावर कितना है 2/5। तो सबसे पहले ना ये ध्यान देना कि यहाँ पे कौन है 32, 32 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 32 लिखो अभाज्य गुणनखंड कर दो, कितना होगा 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 8 16, फिर 2 4 8, फिर 2 दूने 4, फिर 2 एकम 2। कोई दिक्कत है, कितना बार 2 मिला 1 2 3 4 5 बार मिला, तो 2 का पावर कितना हो गया 5, और इसका भी पावर कितना है 2/5, ठीक है। इसका भी पावर कितना है 2/5। तो यहां से अगर देखोगे ये वाला 5 ना, ये वाला 5 कट गया, कितना बचा 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 मतलब 2 को तो 2 बार गुना करेंगे, 2 दूने 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या बोलेंगे 4। कौन सा सही है बी नंबर। कोई दिक्कत है, ठीक है। अब आगे वाला सुनो तो, इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है, और बहुपद नहीं है ये पता करने का सबसे आसान तरीका क्या है, बस चर को ढूंढो, चर का पावर कभी भी ना माइनस में होना ही नहीं चाहिए, वही वाला बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे देखो चर का पावर कितना है, चर यानी कि कौन x है, x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर कौन है 1 है, ठीक है। यहाँ पे तो माइनस साइन नजर नहीं आया, तो ये वाला तो बहुपद होगा, जिसमें माइनस साइन नजर आ जाएगा तो वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो, यहाँ पर भी अगर देखा तो x का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, y का पावर भी कुछ नहीं है मतलब 1 है, ये भी बहुपद है। यहाँ पे देखो ना 5 बटा में y है, 5 के नीचे में y है, तो y जैसे ही ऊपर जाता है तो पता है ना क्या होगा 5, y का पावर कितना हो जाएगा माइनस में 1। तो यहाँ पे y का पावर कितना है तो क्या बोलेंगे माइनस में 1, ठीक है। यहाँ पे तो x का पावर 1 था, यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ पे y का पावर 1 है, यहाँ पे z का पावर भी 1 है, तो माइनस साइन मिला किसमें सी नंबर। तो यही वाला क्या होगा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन सुनो ना, देखो बोल रहे कि बहुपद x माइनस 2 का शून्यांक क्या होगा। जब भी बोलेगा ना शून्यांक, शून्यांक का सिंपल सा मतलब होता है कि x के जगह पे ना तुम लोग क्या बिठा दोगे कि पूरा का पूरा ना 0 हो जाएगा। तो ऐसे अगर नहीं समझ में आता तो बस ऐसे करना, क्या पूछ रहा है x माइनस 2 का शून्यांक ना, ऐसे पूछ रहे हैं x माइनस 2 का शून्यांक जब भी बोल रहे तो इसको ना बस 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो x यहीं पे रहेगा, यहाँ पे कौन है बोला तो माइनस में 2, इधर आ गया तो क्या बोलेंगे प्लस में 2, तो x का वैल्यू कितना मिला 2। तो अभी ना देखो ना x के जगह पे प्लस में 2 बिठाएंगे, माइनस में 2 पहले से है, प्लस माइनस दोनों कट गया तो बचा कितना 0।
तो क्या होगा आंसर 2। कोई दिक्कत है? अब आगे वाले सुनो। बोल रहे कि बहुपद 5x क्यूब प्लस में 4x टू दी पावर 4 प्लस 7x प्लस 12 का घात क्या है? क्या पूछ रहा है पहले ये भी देखो। घात, घात का मतलब होता है कि हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर कितना नजर आ रहा है, 3 या 4? 4, तो वही आंसर है। जब भी घात पूछेगा तो भी बस यही देखते हैं कि हाईएस्ट पावर कितना है, ठीक ना। अब आगे वाला देखो। यदि बहुपद बोले कि px इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, यही बोल रहा है ना। तो इसको देखो px बोलते हैं और ये यहाँ पे किससे भाग देने के लिए बोल रहे, gx से, मतलब x प्लस 1 से भाग दो। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो gx है ना यहाँ पे साइड में लिख लो। gx कितना है तुम लोग के पास, x प्लस 1, यही है ना। अब इसको बस क्या करना है, जीरो मान लेना है। जीरो जैसे मानेंगे तो क्या होगा, x हो जाएगा प्लस में 1। अब x यहीं पे रहेगा, बस यहाँ पे देखो ना कौन है, 1 प्लस में इधर आ गया तो क्या बोलेंगे, माइनस में 1। तो x का वैल्यू निकाल लिए, कितना आया, माइनस में 1। यही x का वैल्यू ना यहाँ पे बिठाना है। यहाँ पे बिठाएंगे तो कितना होगा बोलो तो, x के जगह पे कितना बिठाना है, माइनस में 1। माइनस में 1 जैसे बिठाएंगे तो बोलो तो माइनस 1 का क्यूब प्लस में कितना हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में हो गया माइनस 1 प्लस में 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो ना, माइनस 1 को कितना बार गुणा कर रहे हैं, 3 बार। पता है क्या होता है, -1, ठीक है। और यहाँ पे देखो ना, माइनस 1 को कितना बार गुणा किए, 2 बार। क्या होता है, प्लस में 1, ठीक है। प्लस माइनस में क्या होता है, माइनस, फिर प्लस में 1 है। तो यहां से अगर देखोगे ये वाला माइनस ये वाला प्लस कटा, फिर यहाँ पे अगर देखोगे ये वाला माइनस ये वाला प्लस कटा, कोई बचा, कोई नहीं बचा, मतलब जीरो। कोई नहीं बचा तो क्या हुआ आंसर, जीरो के बराबर। तो इसका सही आंसर क्या बोलेंगे, जीरो। भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। कोई दिक्कत है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है। ऐसे वाला क्वेश्चन को ना पहले ना थोड़ा सा ध्यान से पहले देख लेना। इस तरह से ना ग्राफ बनाना। ग्राफ में सबसे पहले दो ही तो अक्ष होता है, पहला को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, दूसरा को क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। अब क्वेश्चन क्या बोला ना वो भी तो समझना है ना। एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष मतलब ये वाला, एक्स अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। कोई भी बिंदु अगर ले लेंगे, कोई भी बिंदु को अगर ले लेंगे तो एक्स अक्ष में वाई का वैल्यू हमेशा कितना मिलेगा, ऐसे समझो ना। यहाँ पे सोच लो 1 है, 2 है, यहाँ पे 3 होगा, इधर अगर जाएगा तो -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ठीक है। अगर हम बोले कि ये वाला पॉइंट बताओ, ये वाला पॉइंट कितना है, तो क्या बताओगे, ये वाला पॉइंट है कितना। तो ये वाला पॉइंट का निर्देशांक अगर पूछेंगे तो क्या बोलोगे, पहले निर्देशांक बोलने का मतलब एक्स अक्ष का वैल्यू पहले बताते हैं, फिर वाई अक्ष का वैल्यू बताते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो एक्स अक्ष का वैल्यू कितना है, 2, फिर वाई अक्ष का वैल्यू कितना है, 0, ऐसे ही हुआ ना। तो हमेशा जब भी एक्स अक्ष में कोई भी पॉइंट को अगर बोलेंगे ना, जैसे ये वाला पॉइंट भी अगर बोलेंगे तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष का वैल्यू कितना है, -1, फिर क्या बोलेंगे वाई अक्ष का वैल्यू कितना है, 0। मतलब जी, ये वाला लाइन वाई अक्ष में टच कहां पे करे, 0 पे टच करे। एक्स अक्ष का निर्देशांक हमेशा कैसा होता है, एक्स का वैल्यू तो रहेगा लेकिन वाई हमेशा कितना रहेगा, 0 रहेगा। एक्स का वैल्यू तो रहेगा लेकिन वाई हमेशा कितना रहेगा, 0। एक्स अक्ष में कौन सा बोलेंगे, सी नंबर। कोई दिक्कत है? अब देखो ना, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, बस मूल बिंदु किसको बोलते हैं, देखो एक्स अक्ष वाई अक्ष जिस पॉइंट पे मिलेगा उसी को बोलेंगे मूल बिंदु। मूल बिंदु में कितना होगा, एक्स भी होता है 0 और वाई भी होता है 0, तो निर्देशांक कितना हुआ, 0,0, ठीक है। कौन सा, सी नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सुनो ना, बिंदु 0,-7 कार्तीय तल में कहां पे स्थित है। कार्तीय तल बोलने का मतलब पहले समझो, कार्तीय तल ना एक्स अक्ष और वाई अक्ष को बोलते हैं। तो पहले देख लो कि 0 और -7 कहां पे आया, पहले इस तरह से बना लोगे तो देख समझ में भी आ जाएगा। ग्राफ बनाए, ठीक है, इतना दूर में कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं ना। यहाँ पे अगर देखोगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इधर अगर जाएगा तो कितना होगा, -1, -2, फिर -3, फिर -4, ऐसे करके जाएगा। ऊपर अगर जाएगा तो क्या बोलेंगे, 1, 2, 3, ऐसे करके जाएगा ना। अगर नीचे जाएगा तो क्या बोलेंगे, -1, -2,
फिर माइनस में 3, फिर माइनस में 4, माइनस में 5, माइनस में 6, माइनस में 7, माइनस में 7 आएगा। तो माइनस में देखो क्या बोल रहे हैं, 0,-7। 0,-7 बोलने का मतलब पहला वाला वैल्यू किसका है, x का है, दूसरा वाला वैल्यू किसका है, y का है। मतलब x क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, y क्या होना चाहिए, माइनस में 7 होना चाहिए। x देखो यहाँ पे 0 है, y कहाँ पे है, -7, ये यहाँ पे है ना। ये बिंदु कहाँ पे नजर आ रहा है, y पे है ना। कौन से अक्ष पे है बोल रहा है, y अक्ष पे है। समझ में आया कि नहीं आया। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में सुनो ना क्या बोलना चाह रहा है। देखो यदि x बराबर 1 है, y बराबर 2, समीकरण रेखिक समीकरण 3x + 2y बराबर k का एक हल है, तो k का मान क्या होगा। पहले समझना पड़ेगा ना। x के जगह पे बिठाओ कितना बोल रहे हैं 1, y के जगह पे बिठाओ कितना 2, लेकिन बिठाओ भी कहाँ पे, यहाँ पे। देखो ना 3x + 2y बराबर k, यही लिखा हुआ था ना। तो इसको अगर देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस में 2y बराबर है क्या, k का। 3 को 3 लिखेंगे, x के जगह पे कितना बिठाओ बोल रहे हैं 1 बिठाना है, ठीक है। और 2 को 2 लिखेंगे, y के जगह पे कितना बिठाना है 2, बराबर कितना हो जाएगा k। 3 एकम 3, 2 एकम सॉरी 2 दूनी 4 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा k हो जाएगा। 4 और 3 मिलके कितना हो गया 7, तो k का वैल्यू कितना मिला 7 मिला। तो 7 कौन सा है, फर्स्ट वाला। कोई दिक्कत नहीं है ना, बस पूछ रहा था कितना मिलेगा k का वैल्यू, 7 हो गया। कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे सुनो ना, बोल रहा है कि x अक्ष का समीकरण क्या होता है। x अक्ष का समीकरण बोलने का मतलब इस तरह से ना ग्राफ है, ठीक है। और x अक्ष का समीकरण बोलने का मतलब ना कोई भी पॉइंट जो x अक्ष में स्थित है उसका निर्देशांक कितना होगा, हमेशा हमेशा x का वैल्यू तो रहेगा लेकिन y हमेशा कितना रहेगा 0। x का वैल्यू तो रहेगा लेकिन y हमेशा कितना रहेगा 0। तो निर्देशांक कितना हो जाएगा x, 0। x अक्ष का समीकरण क्या होता है, x, 0 बोलने का मतलब क्या है, y हमेशा कैसा है 0 है। x अक्ष का समीकरण क्या होता है y बराबर 0। अरे x अक्ष में हमेशा 0 क्यों रहेगा ना y, तो कौन सा सही आंसर है, समझे। x अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो x अक्ष में हमेशा y 0 होता है, तो इसलिए x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होगा, ठीक है। अब आगे वाला सुनो। सुनो ना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं, रेखिक समीकरण 2x + y बराबर 5 का हल क्या होगा ये बता दो। हल पूछ रहा है ना, हल बोलने का मतलब ना x के जगह पे यहाँ पे क्या बिठाओगे, y के जगह पे क्या बिठाओगे कि LHS ना RHS के बराबर मिल जाएगा। पहले सोचने से ही देखो पता चल जाएगा। x के जगह पे अगर 2 बिठाएंगे तो कितना होगा, 2 दूने 4, 4 और यहाँ पे y के जगह पे बोल रहे कि 2 बिठाओ, 4 और 2 मिलके कितना होगा 6। क्या 6 5 के बराबर होगा, नहीं, पहला वाला तो होगा ही नहीं। दूसरा वाला अगर चेक करेंगे तो x के जगह पे 1 बिठाएंगे तो 2 एकम 2 हुआ, y के जगह पे 2 बिठाएंगे तो 2 हुआ, 2 और 2 मिलके 4, 4 5 के बराबर होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो x के जगह पे अगर 2 बिठाएंगे 2 दूने 4, y के जगह पे 1 बिठाएंगे तो कितना हुआ 4 और 1 मिलके 5। क्या 5 5 के बराबर होता है, कौन सा सही आंसर है, सी नंबर। समझ में आ गया ना, ठीक है। अब आगे वाला सुनो ना। यूक्लिड का कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं निम्न रूप में दिया गया है, तो इसको बोला जाता है एक अभिधारणा, ठीक है। इसको किस नाम से जानते हैं, अभिधारणा। अभिधारणा ऐसे कथन होते हैं जिसको ना सिद्ध नहीं कर सकते, ठीक है। अब आगे वाला देख लो ना, एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, एक ठो बिंदु है बोल रहे। अब खींचो जितना रेखा खींचना है, कितना ठो खींच सकते हो, बहुत सारा खींच सकते हो ना, जितना मर्जी उतना खींच सकते हो। तो कितना बोलेंगे, अनंत। समझ में आ गया। अब आगे वाला सुनो। 70 डिग्री का पूरा कोण का मान कितना होता है ये बता दो। 70 डिग्री का पूरा कोण, पूरा कोण बोलने का मतलब क्या होता है, दो कोण को जोड़ने पर ना 90 डिग्री आना चाहिए। एक कोण अगर 70 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा 70, 80 90 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कोण का मान कितना हो जाएगा 20 डिग्री। समझ में आ गया। यहाँ पे सुनो ना फिर आगे, यदि त्रिभुज में एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या, कौन सा त्रिभुज कहलाएगा ये बता दो। पहले सुनो ना, इस तरह से मेरे पास एक त्रिभुज है, थोड़ा ध्यान से सुनो ना। यदि एक त्रिभुज में एक कोण बोल रहा है शेष दो कोणों के योग के बराबर है, एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है, इस त्रिभुज का नाम बता दो। समकोण त्रिभुज होगा तभी ना, ऐसे ही करके सोच लो ना, थोड़ा पहले ध्यान से सुन लो।
एक अगर 90 हुआ तो दूसरा कितना हो गया 45 प्लस 45, तभी ना 90 को एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है, दोनों कोण को जोड़ेंगे तभी ना, देखो ना 45 45 जोड़ेंगे तभी ना 90 होगा। ऐसे बोल रहा है एक कोण ना अन्य दो कोणों के योग के बराबर है, तो वो त्रिभुज कौन सा हुआ? इस त्रिभुज को किस नाम से जानते हैं? समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब यहाँ पे सुनो ना, आकृति में x का मान क्या होगा ना ये बता दो। x का मान पूछ रहा है तो पहले ये देखो ना x है कहाँ पे? त्रिभुज के बाहर है। त्रिभुज के बाहर को क्या बोलते हैं? बाह्य कोण। ये वाला फॉर्मूला पढ़े थे ना, बाह्य कोण बराबर क्या होता है? बस वही बोलेंगे, बाह्य कोण बराबर होता है दो अंत कोणों का योग, दो अंत कोणों का योग। ठीक है, बाह्य कोण किसके बराबर होते हैं? दो अंत कोणों का योग। तो बाह्य कोण कौन है? x। दो अंत कोणों का योग बोलने का मतलब पहला कोण कितना है? 40, दूसरा कोण कितना है? 50। 40 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? बी नंबर। दो अंत कोणों का योग कितना होता है? दो अंत कोणों का योग होता है बाह्य कोण के बराबर। मेरे को वही तो निकालना था, बाह्य कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर ये वाला क्वेश्चन देखो ना, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी में नहीं आता है? नहीं कौन है? एंगल एंगल एंगल। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन को सुनना ना थोड़ा ध्यान से। एक त्रिभुज एबीसी में AB बोल रहा है कि AC भुजा के बराबर है। ऐसा जब भी रहेगा तो छोटा सा ना एक त्रिभुज पहले बना लेना। त्रिभुज का नाम क्या है बोलो तो? ABC। इतना तो ठीक है। त्रिभुज एबीसी में AB भुजा को पहले ढूंढो। AB भुजा कौन सा है? ये वाला। और AC भुजा कौन सा है? ये वाला। ठीक है, AB भुजा अगर AC भुजा के बराबर है, ACB बोलने का मतलब ACB ये वाला जो कौन है ना, ये है कितना? 70 डिग्री। ठीक है, तो ABC का मान कितना होगा? ये वाला का मान कितना होगा? कुछ याद आ रहा होगा? दो भुजा बराबर है, बराबर अगर दो भुजा बराबर है तो इसके ठीक सामने वाला कौन? ये वाला। और इसके ठीक सामने वाला कौन? ये वाला। दोनों तो आपस में बराबर होता है, तो अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 70 डिग्री। कोई दिक्कत है? अब आगे वाला सुनो ना। एक चतुर्भुज में कौन 3:5:9:13 के अनुपात में हो तो इस चतुर्भुज में सबसे छोटे कौन का मान क्या होगा? जब भी बोले थे ना अनुपात में, जब भी दिया हुआ रहता तो सबसे पहला क्या बोलते हैं? मानानुपात में एक शामिल है। ठीक है, मानानुपात में एक शामिल है तो ये क्या बोला? एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज में ये सभी कौन को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 360 डिग्री। समझ में आ रहा ना? तो पहला वाला कौन कितना है? 3। और बोले अनुपात में x भी शामिल है तो कितना हो जाएगा? 3x प्लस में बोलेंगे 5x प्लस में हो जाएगा 9x प्लस में हो जाएगा 13x। किसके बराबर हो जाएगा? 360 डिग्री। इतना दूर है समझ में? अब जोड़ो ना कितना होगा? 13 9 5 और 3 सब कोई को जोड़ेंगे तो कितना हुआ? कितना हुआ? 30 डिग्री। 30x बराबर हो जाएगा 360। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 360 बटा में हो गया कितना? 30। 0 0 कट गया, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो x का वैल्यू कितना हुआ? 12। अब यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं? सबसे छोटा। सबसे छोटा यहाँ पे कौन है? 3। 3 है ना, तो 3x का वैल्यू निकालना है। 3x बोलने का मतलब 3, x के जगह पे 12, 12 का 12 12 24 12 तिया 36, तो सबसे छोटा वाला कौन का मान कितना हो गया? 36 डिग्री। समझ में? सबसे छोटा वाला कौन कितना है? 36 डिग्री है। अब आगे वाला सुनो ना। किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक क्रम में मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा बना चतुर्भुज क्या होगा? पहले सोच लो ना, बोल रहे कि इस तरह से एक चतुर्भुज है। इतना दूर आया समझ में? चतुर्भुज है, चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला रहे हो। ठीक है, भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दोगे तो ये इससे बना चतुर्भुज को किस नाम से जानेंगे? इसको बोला जाता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसको कौन सा चतुर्भुज के नाम से जानते हैं? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब आगे वाला सुनो। आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें BC देखो 7 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज बोलने का मतलब ये वाली भुजा इसके समांतर तो होता ही है। ठीक है, ये वाली भुजा इसके समांतर तो होता ही है। ठीक है, जिसमें BC भुजा कितना दिया हुआ है? यहाँ से इतना BC कितना है? 7 सेंटीमीटर है। इतना दूर में कोई दिक्कत नहीं है। और AE जो है वो बोल रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर है। इतना दूर में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई। क्या बोलेंगे? आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई यानी कि आधार की जगह पे कौन है?
आधार की जगह पे हो गया 7, ऊंचाई की जगह पे हो गया 5, 7 बचे 35 हो गया। 35 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या बोलेंगे 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, कौन सा सी नंबर। कोई दिक्कत है? अब आगे बढ़ना। पच्चीस नंबर का क्वेश्चन सुना ना, देखो क्या बोल रहा है, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। पहले क्या बोल रहा है, एक समांतर चतुर्भुज बना लो, बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज, दोनों क्या है, एक ही आधार पे स्थित है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज, दोनों क्या एक ही आधार पे स्थित है, एक ही आधार पे है ना। तो फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो त्रिभुज देख रहे हो ना, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरे की समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये अगर 12 हुआ तो ये भी कितना हो गया 12, 12 12 मिलके कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर में क्या बोलेंगे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 हो गया ना, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसका डबल है, 12 दूनी 24 है। ठीक है, अब आगे सुना, समझ में आ गया। वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। इसको समझने के लिए ना पहले एक वृत्त बना लिए। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, वृत्तखंड। वृत्तखंड बोलने का मतलब क्या हो गया, वृत्त को जब टुकड़ा करते हैं तो उसको इसको बोलते हैं ना वृत्तखंड। अब वृत्त में सोच लो ना, टुकड़ा करके मतलब ये वृत्त में परिधि में अगर दो बिंदु को मिलाते हैं, ये वाला इसको किस नाम से जानते हैं, इसको जीवा। वृत्त में दो बिंदुओं को मिला रहे तो उसको बोलते हैं जीवा। ठीक है, और ये जो देख रहे हो ना, ये वाला को बोलते हैं चाप, इसको बोलते हैं चाप बोलते हैं। तो समझ में, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक वृत्त में एक चाप, जो वृत्तखंड है ना, वृत्तखंड वो एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड मतलब ये वाला हिस्सा, ये चाप और ये जीवा के बीच का भाग होता है। ठीक है, चाप और जीवा के बीच के भाग होता है। तो आंसर में क्या बोलेंगे, जीवा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे वाला सुनो, तीन असंरेखीय बिंदु से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तीन असंरेखीय बोलने का मतलब ना, तीन तो तुम लोग के पास ना पॉइंट है। अब बोल रहे कि तीनों बिंदु पे ना टच होना चाहिए और एक वृत्त बना के बताओ कितना वृत्त बना सकते हो। तीनों बिंदु में बस टच होना चाहिए, कितना अधिक से अधिक कितना वृत्त बना पाओगे। कैसे भी बनाओ, बस कितना वृत्त बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ठू। तो कितना वृत्त बना पाओगे, केवल और केवल एक। ठीक है, अब आगे वाला सुनो, 28 नंबर सुनो ना, आकृति में ए सी बी का मान क्या होगा, ए सी बी का मान क्या होगा, ये वाला को बताया था ना। सुनो, वृत्त के केंद्र पर बना कौन वृत्त के शेष भाग पे बने कौन का 2 गुना होता है। यहाँ पे अगर 50 है तो यहाँ पे कितना होगा 25 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे वाला सुनो, यहाँ पे सुनो ना, एक त्रिभुज एबीसी में ऐसे करके पहले सुनो, एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, बोल रहे हैं ए बी सी। कौन ए कितना है 60 डिग्री का है। ठीक है, और ए बी भुज जो देख रहे हो ना, ये कितना है 4 सेंटीमीटर का। इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है अगर बोल रहे हैं कि बीसी तथा एसी का अंतर, बीसी ये वाला है ना, बीसी और एसी, बीसी में से अगर एसी को घटाएंगे तो क्या वैल्यू रखेंगे कि त्रिभुज बनना ना संभव नहीं है। ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा ना, तो पहले सबका वैल्यू सबको देखो, सबसे ज्यादा अलग कौन सा लग रहा है बस वही देखना है। सबसे अलग कौन है, पहले देखो ए बी का वैल्यू कितना है 4 है ना, ए बी का वैल्यू कितना है 4, और यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 3.5 है, यहाँ पे 4.5 है, यहाँ पे 2.5 है। थोड़ा गौर से देखो तो वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, 4 से कम 3 है। ठीक है, 4 से कम 3.5 भी है। ठीक है, 4 से कम 4.5 है क्या, और 4 से कम 2.5 है क्या, तो सबसे अलग कौन सा हुआ, तो सबसे अलग वाला ही तो होगा। तो कब त्रिभुज की रचना संभव नहीं होगा, तो बोलेंगे बीसी और एसी का अंतर जब ना 4.5 के बराबर होगा तब संभव नहीं होगा। ऐसे करके ढूंढा जाता है। ठीक है, अब आगे वाला सुनो, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। सुनो ना, एक त्रिभुज है जिसमें पहली भुजा कितना है
पहली भुजा को बोलते हैं ना ए 3 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा कितना है 4 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र बिठाते हैं ना, हीरोन का सूत्र बिठाने के लिए सबसे पहले निकालने की जरूरत क्या पड़ता है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला S बराबर a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, यही था ना अर्धवृत्त का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। a का वैल्यू कितना हो गया 3, b का वैल्यू कितना हो गया 4, c का वैल्यू हो गया कितना 5 बटा में हो गया 2, 5 4 9 10 11 12 12 बटा 2, 12 बटा 2 मतलब 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी 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 अर्ध परिमाप है ना तो स्क्वायर में ये नहीं आता है, सिर्फ सेंटीमीटर बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अर्ध परिमाप निकाल लिए कितना, क्षेत्रफल निकालना है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला s इंटू s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी रूट अंडर, यही होता है ना s इंटू s माइनस बी s माइनस सी रूट अंडर। s का वैल्यू बस देखो, s का वैल्यू कितना है पहले 6 है, ठीक है। फिर 6 माइनस ए बोलने का मतलब 3 हो गया, 6 माइनस बी बोलने का मतलब कितना हो गया 4 हो गया, फिर 6 माइनस सी बोलने का मतलब कितना हो गया 5 हो गया। अब घटाओ ना कितना हो रहा है, देखो तो 6 को 6 लिख लिए और 6 में से 3 गया तो कितना बचा 3, अब 6 में से 4 गया तो 2, 6 में से 5 गया तो 1। अब बोलो तो 6 है, 6 को हम ऐसे बोल सकते हैं 2 गुना 3, फिर 3 को 3 ही लिखेंगे, 2 को 2 ही लिखेंगे और 1 को लिखने का भी जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बस जोड़ा देखते हैं, जोड़ा निकलेगा क्या, जोड़ा बस देखो ना, जोड़ा 2 कितना बार मिला 2 बार है, 2 बाहर निकल गया, 3 कितना बार है 2 बार है, 3 भी बाहर निकल गया, 3 दूने कितना होगा 6। क्षेत्रफल निकाले इसलिए किसमें होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन वाला है सी नंबर, आया समझ में। अब आगे वाला सुनो ना, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज बोलने का मतलब जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पे बस देखो √3/4 को √3/4 ही लिखेंगे, भुजा कितना दिया हुआ देखो ना 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36 हो जाएगा, √3/4 और 6 6 36, 4 का पार्ट में 36 आता है क्या, 4 9 36, तो कितना हुआ 9√3 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा है फर्स्ट वाला, कोई दिक्कत है। अब आगे वाला सुनो ना, 8 त्रिज्या वाले गोले के आयतन का फॉर्मूला, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दिया। गोले के आयतन का फॉर्मूला निकालने का क्या होता है बोलो तो 4/3 पाई r क्यूब। गोले का आयतन कैसे निकालते हैं 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। इतना दूर में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आगे वाला सुनो ना क्वेश्चन, r तथा h ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है ये बता दो। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला ये वाला पढ़े हो ना, देखो 2 पाई r प्लस h, ये वाला फॉर्मूला पढ़े हो। इसी से देखो दूसरा नया फॉर्मूला क्या निकलेगा, 2 पाई r को ना बस r से गुना कर दो, 2 पाई r मिलके r का स्क्वायर, और 2 पाई r जब h से गुना होगा तो क्या होगा 2 पाई r h, ठीक है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। मिला कि नहीं मिला, मिल गया ना। अब इसको बने ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अगर बोलेगा तो ऐसे करके समझो ना, सुनो अगर बेलन है, जब बेलन ना दोनों तरफ से खुला हुआ रहता है तो उसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र बोलते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं 2 पाई r h से निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ना एक वृत्त है ना, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं पाई r स्क्वायर। यहाँ पे एक वृत्त है, यहाँ पर भी एक वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं पाई r स्क्वायर। तो कितना हुआ 2 पाई r h, साथ में पाई r स्क्वायर मिलके 2 पाई r स्क्वायर, इसलिए बोलते हैं बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h प्लस में 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। उसी को शॉर्टकट में ऐसे करके बोलते हैं 2 पाई r इंटू r प्लस h, ठीक है। एक घन का आयतन बोल रहे हैं कि 512 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा ये बता दो, ठीक है। सुनो ना,
घन का आयतन कितना दिया हुआ है 512। तो घन का आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हो? घन का आयतन निकालते कैसे हैं? घन का आयतन बराबर होता है a क्यूब। घन का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब। आयतन की जगह पे लिखेंगे 512 और a किस में है? क्यूब में है। ठीक है, a अगर क्यूब में इधर अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं क्यूब रूट। ठीक है, और क्यूब रूट बोलने का मतलब 512 का क्यूब रूट, मतलब 3 3 करके ना जोड़ा निकालो। 512 लिखो, आवाज गुणनखंड करो तो कितना होगा? देखो तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 बचे 10 हो जाएगा, फिर 2 छक 12, फिर 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 अठे 16, फिर 2 छक 12 हो गया, 2 चारे 8 हो गया, फिर 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 अठे 16 हो जाएगा, 2 चारे 8 हो जाएगा, 2 दूने 4 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा। कितना बार 2 मिला? 3 3 करके जोड़ा बनाना है। देखो, एक ठो जोड़ा बना, 2 ठो जोड़ा बना, 3 ठो जोड़ा बना। कितना ठो जोड़ा बना? 3 ठो जोड़ा बना। मतलब कितना बार लिखेंगे तब? 3 बार 2 को लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा? 2 दूने 4, 4 दूने 8, मतलब घन की भुजा कितना हो गया? 8। 8 क्या? सेंटीमीटर। अब बोला था कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालते बोलो तो? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6a स्क्वायर। 6 a के जगह पे कौन है? 8। 8 स्क्वायर है मतलब 8 ही 64 हो जाएगा। देखो ना, 6 8 48 हो गया, 48 को फिर 8 से गुना करो, कितना होगा? देखो तो 8 8 64 हुआ, हासिल में कितना हुआ? 6। 8 4 32, 33 34 35 36 37 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में? कितना हुआ? 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा मैच किया देखो तो? बी नंबर। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब यहाँ पे देखो ना, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को किससे दिखाते हैं? एल से। आधार की त्रिज्या आर, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा ये बता दो। तो यहीं पे बन जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला, पाई आर एल। पाई आर एल, पाई का वैल्यू कितना है? 22/7, आर का वैल्यू कितना है? 7, और एल का वैल्यू कितना है? 10। तिर्यक ऊंचाई है ना, तिर्यक ऊंचाई यानी कि 10 हो जाएगा। तो कितना बोलेंगे? देखो ना, 7 7 कटा क्या? 22 को बस 10 से गुना करना है, 22 10 से कितना हो जाएगा? 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है ना, इसलिए 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा बोलेंगे? डी नंबर। कोई दिक्कत नहीं है? अब आगे वाला सुनो ना, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा ये बता दो। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, पहले समझो ना, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या बोलने का मतलब ना गिनती की संख्या। क्या, कहां से स्टार्टिंग करेंगे? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, टोटल 5 टू चाहिए। ठीक है, निकालना क्या है? माध्य। माध्य बराबर क्या होता? प्रेक्षणों का कुल योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। प्रेक्षणों का कुल योग बोलने का मतलब कौन कौन नंबर दिया हुआ है? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और कितना टू नंबर है? 5 टू नंबर है। जोड़ दो ना, कितना होगा? 5 4 9, 10 11 12 13 14 और 1 मिलके 15। अब 15 को अगर 5 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 5 तिया 15। कितना मिला? 3। तो क्या बोलेंगे? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे वाले सुनो ना। ठीक है, अब सुनो ना, यहाँ पे देखो बोल रहे कि 5 2 3 5 4 11 5 5 6 12 4 5 4 5 9 8 में 5 की बारंबारता बता दो। 5 की बारंबारता बोलने का मतलब क्या है? 5 कितना बार आया है ये बता दो। पहले देखो यहाँ पे 1 बार हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। कितना बार है टोटल? 6 बार। तो बस वही तो पूछा था। ठीक है, अब आगे वाला क्वेश्चन सुनो ना, वर्ग अंतराल 10 और 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? सुनो ना, क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं? वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह निकालते कैसे हैं बोलो तो? वर्ग चिन्ह निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ पे बता दे रहे। ठीक है, वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2।
ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। ऊपरी सीमा देखो ना यहाँ पे कितना है 20, ठीक है, ऊपरी सीमा कितना है 20, निम्न सीमा कितना है, निम्न सीमा 10 बटा में कितना हो जाएगा 2, 20 और 10 मिलकर कितना हुआ 30 बटा में 2, 30 को फिर अगर 2 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा 15, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे 15, ठीक है। अब आगे वाला सुनो ना, ठीक है ना, अब आगे वाला सुनो ना क्या बोल रहा है, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त 3 की बारंबारता अगर 350 है, सॉरी 150 है, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी। बोल रहे एक पासा है, ठीक है, कितना बार फेंके टोटल 1000 बार फेंके, ठीक है, 3 मिला कितना बार 150 बार, ऐसे करके सुनो ना। NS बोलने का मतलब होता है पासा को फेंके कितना बार 1000 बार, ठीक है, उसके बाद मिला 3 कितना बार, जितना बार मिलता है ना उसको एन ही बोलते हैं, कितना बार मिला 150 बार, ठीक है, 3 मिला कितना 150 बार, तो इसकी प्रायिकता की क्या हो जाएगी ये बताओ। तो P बराबर क्या था फॉर्मूला NE/NS, NE/NS, NE कितना हो गया 150 बटा में क्या बोलेंगे 1000, बोलेंगे ना। सबसे पहले देखो ना क्या होगा, 0 0 को काट दिया, 5 तिया 15, 5 दूने 10, 0 का 0, तो 3/20 हो जाएगा। 3/20 कहीं पे है क्या 3/20, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और है सुन लो ना, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है ये बताओ। अगर संभव घटना पूछता तो 1 होता है, ठीक है, असंभव घटना बोलेगा तो कितना हो जाएगा 0। असंभव पूछ रहा ना, असंभव मतलब बोल रहा ना कि धरती फट जाएगा, संभव है कि असंभव है, असंभव है। ऐसा कोई चीज जो संभव नहीं है उसकी प्रायिकता कितनी होती है 0, जब संभव होगा तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। हाँ